आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आप सबको पता है एमपी टेट चयन पात्रता परीक्षा के लिए हम सोशल साइंस के लिए डेली वीडियोस लेके आते हैं जिसमें उसका टेस्ट होता है। हमने मैराथन क्लासेस भी करवा दी हैं सोशल साइंस के लिए। मैराथन क्लासेस में आपको एक वीडियो में 100+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए गए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है जाके वो वीडियोज़ देख लीजिए प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके। और हम साइंस और सोशल साइंस के लिए अल्टरनेटिव डेज में वीडियोज़ लेके आते हैं जिसमें हम साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं क्योंकि 30 क्वेश्चंस आने हैं आपके एग्जाम में और सोशल साइंस के 20 क्वेश्चंस आने हैं। तो हम इनकी डेली प्रैक्टिस करते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करना है क्लास। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके पास बिल्कुल समय इस चीज़ का नहीं है कि आप अब अपने किसी किताब को लेके आ रहे हैं सोशल साइंस के लिए, आपने एक ग्रंथ लिया है, आप उसको बैठ के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल समय नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की आपके एग्जाम हॉल में आपको उतनी ही सहूलियत होगी। और ये बहुत सीधी सिंपल सी बात है। अब आप सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे, ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए आप कोई किताबें रेफरेंस बुक्स पढ़ने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। और इसमें ये ब्लू क्यों आ रहा है आज फिर? चलो देखते हैं। तो क्लियर, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस कर सकेंगे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं जो आपके सोशल साइंस का पार्ट हैं। इन 4 सब्जेक्ट्स में आपका सिलेबस दिया हुआ है। उसी सिलेबस के अनुसार हर दिन हम प्रैक्टिस करते हैं सोशल साइंस के क्वेश्चंस की। 20 क्वेश्चंस जो आने हैं। करंट में जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए अभी कल हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति जी बनाए गए, तो अब उपराष्ट्रपति जी से क्वेश्चंस आने की संभावना बन जाती है। हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हाल ही में यूनेस्को साइट घोषित किए गए हैं मराठा परिदृश्य के 12 किले। तो मराठा वैसे ही हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम्स में। इकोनॉमिक्स में कोई टर्म बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है तो वो अपने आप चर्चा में अगर रहा है तो उसके आने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस लेके आते हैं जो करंट इवेंट्स में चीज़ें हुई हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जाम हॉल में आने की। उन्हीं की प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस करेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी है। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये 20 क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं सोशल साइंस के और साइंस के 30 क्वेश्चन, उनकी प्लेलिस्ट दी हुई है। उनको वीडियोज़ को आप जाके देख सकते हैं। चलिए बातें ज़्यादा हो गई, ये पढ़ लेते हैं। भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन की बात की गई है कि भारत में इन्फ्लेशन को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है। इन्फ्लेशन कब होती है मैंने आपको बताया। चलिए ऑप्शंस पहले देखिए कि इन्फ्लेशन को मापने के लिए किसका उपयोग होता है। सीपीआई का, जीडीपी का, डब्ल्यूपीआई का या शेयर सूचकांक का। तो मैंने आप सबको बताया है कि कब महंगाई कब आती है और जिन्होंने क्लास ध्यान से ली है उनको पता है, अब वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इस चीज़ को कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो महंगाई आ जाती है, महंगाई होती है। और इसके लिए आप सबको याद होगा वो एग्जाम्पल, एक आपके मोहल्ले के समोसे वाला। अरे समोसे छोड़ दीजिए, कोई चीज़ ले लीजिए कि किसी व्यक्ति की दुकान बहुत ज़्यादा चलती है, किसी समोसे वाले की दुकान बहुत ज़्यादा चलती है, उसके समोसे की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन वो दिन में सिर्फ 50 समोसे ही बना रहा है। तो यदि वो दिन में सिर्फ 50 समोसे बना रहा है और उसकी डिमांड ज़्यादा है तो लोग जल्दी से उसका समोसा लेने जाएंगे कि कहीं ख़त्म ना हो जाए और वो मनमाने रेट पे अपना समोसा देगा। तो वो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, चीज़ वो चीज़ महंगी हो जाएगी। यही होता है इन्फ्लेशन कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो वो इन्फ्लेशन लेके आता है, महंगाई लेके आता है। अब सवाल पूछा गया है कि महंगाई को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग होता है। याद रखिएगा, महंगाई को नापने के लिए यूज होता है सीपीआई का, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। अब सीपीआई क्या होता है देखिए। परिवारों द्वारा, मान लीजिए जैसे आपकी फैमिली है, मेरी फैमिली है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें खरीदते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, सेवाएं लेते हैं। तो किसी परिवार द्वारा, सीपीआई क्या होता है, किसी भी परिवार द्वारा खरीदी गई वस्तु और सेवाओं की कीमत में औसतन परिवर्तन। मतलब कोई परिवार है, वो कोई वस्तु खरीद रहा है या कोई सेवा ले रहा है, तो वस्तु और सेवा की, जो भी सेवाएं हम ले रहे हैं बाहर से, सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन। जब कीमतों में परिवर्तन में कीमत बढ़ जाएंगी वही कहला जाता है इन्फ्लेशन और उसी को नापता है सीपीआई, परिवर्तन। तो
महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को मापने का काम कौन करता है? इन्फ्लेशन को मापने का कार्य करता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब सीपीआई। और सीपीआई क्या मापता है कि जैसे मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली पहले, मान लीजिए कैसे एग्जांपल दूँ मैं इस चीज़ का, जैसे मैं हूँ, मैं किसी चीज़ को कंज्यूम कर रही हूँ, पाँच चीज़ें, जैसे मैं मैगी खाती हूँ, बहुत सरल सा, मैं इसलिए ऐसे एग्जांपल देना चाहती हूँ जो बहुत इजी लगे आपको और समझने में भी आसान हो। मैं दिन में 4 बार मैगी खाती हूँ मान लीजिए। अब उस मैगी को खाने में मुझे 4 पैकेट मैगी चाहिए। अब मेरे द्वारा जो मैगी के पैकेट्स कंज्यूम हो रहे थे वो कितने हो रहे थे? 4 पैकेट। अब मेरे द्वारा जैसे इन्फ्लेशन बढ़ी और चीज़ महंगी हो गई, मतलब मैगी महंगी हो गई, तो मैं दिन में जो 4 बार मैगी खाती थी अब मैं 2 बार ही मैगी खा रही हूँ। अब जब मैं 2 बार ही मैगी खा रही हूँ तो क्यों मैंने 4 से 2 बार किया? क्योंकि कीमतों में परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आ गई। तो यही होता है सीपीआई कि पहले कोई व्यक्ति जितनी चीज़ों का कंजम्पशन कर रहा था, अब वो कितनी कम चीज़ों का कंजम्पशन कर रहा है या कितनी ज़्यादा चीज़ों का कंजम्पशन कर रहा है, वो मापने का काम होता है सीपीआई का। आप सबको पता है, मैंने जब इकोनॉमिक्स पढ़ाई है आपको, मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने की प्रयास किया है चीज़ें, बस मेरा वही प्रयास है। तो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन होती कब है? इन्फ्लेशन तब होती है जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। सवाल ये भी पूछा जाता है, तब होती है इन्फ्लेशन। और इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बहुत सारी नीतियाँ अपनाता है, मौद्रिक नीतियाँ। जैसे वो रेपो रेट को क्या करता है? बढ़ा देता है। जब इन्फ्लेशन आता है तो रेपो रेट बढ़ाता है। अभी हम समझेंगे कि कैसे बढ़ाता है अगर क्वेश्चन होगा उसका तो। बाकी अगर नहीं है तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, मैंने बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स का एक पूरा सेशन लिया है, उसमें आपको इकोनॉमिक्स की मैराथन मिल जाएगी, आप सबको समझ में आ जाएगा। और जो हम 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी कई बार मैंने बताया है कि रेपो रेट बढ़ाता क्यों है आरबीआई? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर? जैसे सीआरआर है, एसएलआर है, ये सभी मौद्रिक नीतियों होती हैं आरबीआई की, क्या कंट्रोल करने के लिए? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और इन्फ्लेशन को मापने का काम होता है सीपीआई द्वारा। सीपीआई क्या होता है? किसी भी परिवार और परिवारों द्वारा खरीदी गई वस्तु और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन, जैसे भोजन है, कपड़ा है, आवास है, तो उनकी कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ, वही मापता है सीपीआई। तो सीपीआई इन्फ्लेशन को मापने का काम करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? अब आप मुझे ये बताइए कि कल आपके उपराष्ट्रपति बने, नए बनाए गए, क्या एग्जामिनर उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा? अगर आपका सोशल साइंस का पेपर होगा और अभी तक अगर सोशल साइंस का पेपर सेट नहीं हुआ है तो आपका जो अगले महीने एग्जाम होना है उसमें इससे उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आने की संभावना 101% है, 100 भी नहीं, 101। क्योंकि अभी भारत के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। आप सबको पता है जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, तो इस वजह से भारत के अब नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। और वो कौन बनाए गए हैं? उनका नाम याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन जी। सीपी राधाकृष्णन जी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? ये तमिलनाडु के रहने वाले सीपी राधाकृष्णन जी हैं और तमिलनाडु में जन्म हुआ है इनका। और इन्होंने विपक्ष के बीडी सुब्रमण्यम रेड्डी को हराया है। अगर इस कलर में ना समझ में आ रहा हो तो मैं वाइट में लिख देती हूँ, सीपी राधाकृष्णन जी। और इन्होंने विपक्ष में किसको हराया है? इन्होंने विपक्ष में हराया है बीडी सुब्रमण्यम रेड्डी जी को। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति अब बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन जी, अब जगदीप धनखड़ जी नहीं है, याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछ सकता है भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो सीपी सुब्रमण्यम जी। किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? ये भी सवाल आता है कि किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये किस क्रम के हैं बताइए? कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो ये 15th नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, 15th क्रम के उपराष्ट्रपति। ये सवाल भी पूछा जाएगा आपसे कि भारत के नए उपराष्ट्रपति अब कौन बन गए हैं? सीपी सुब्रमण्यम जी बन गए हैं। इन्होंने किनको हराया है? विपक्ष के बीडी सुब्रमण्यम रेड्डी जी को हराया है। किस क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? ये तो 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने सवाल हैं वो आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और आज हम अगर पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे तो हम उपराष्ट्रपति के क्वेश्चंस को ही मेजर ध्यान में रख के करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? और हाँ, आपको खुद का भी इवैल्यूएशन करना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट कर रहे हैं और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है बताइए? आपके सामने ऑप्शन है, केवल लोकसभा में होता है, केवल राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है? तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है, बताइए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ समझने वाली ये बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये अंतर बहुत ज़्यादा आपको यहाँ जानने लायक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अंतर क्या है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता तो ये जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कब? राष्ट्रपति के चुनाव में। यदि राष्ट्रपति का चुनाव होता तो उसमें ये मनोनीत सदस्यों का पार्टिसिपेशन है वो नहीं होता। क्लियर? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ये मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते। अंतर पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसका क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, योगदान होता है और कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऐसे सवाल भी पूछा जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में, ये भी याद रखिएगा, किस आर्टिकल में है? तो उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में है। तो देखिए, जब कोई चीज़ पढ़ी जाए तो प्रयास किया जाए कि हम एक जगह ही सारी चीज़ें पढ़ लें। उससे हमें क्या होता है कि हमें बार बार चीज़ों का कन्फ्यूज़न नहीं होता है। अब जैसे मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेरा यहाँ परम कर्तव्य बन जाता है कि मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। क्लियर? तो ऐसे चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमने जाना कि अभी भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं, सीपी राधाकृष्णन जी, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ है। भारत के ये 15th क्रम के उपराष्ट्रपति होंगे। किस नंबर के उपराष्ट्रपति होंगे? ये तो 15th क्रम के उपराष्ट्रपति होंगे। किन्हें हराया है? बी डी सुब्रमण्यम रेड्डी जी को हराया है इन्होंने। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में है। तो राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। और जिनका ये राइट आंसर था वो बधाई के पात्र। पैंगोंग झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? आप सबको पता है गलवान घाटी विवाद 2020 में जो भारत और चाइना के बीच हुआ था, उसके बाद से ये झील बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, पैंगोंग झील। और इसके आने की संभावना आपके इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस में बढ़ जाती है, इसके आने की संभावना है। पैंगोंग झील किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में है? अरुणाचल, सिक्किम, लद्दाख या उत्तराखंड? बताइए कहाँ है पैंगोंग झील, जल्दी बता दीजिए। देखिए, जो पैंगोंग झील है वो बेसिकली एक खारे पानी की झील। ये भी पूछ सकता है कि पैंगोंग झील किस मीठे पानी की है या खारे पानी की है? तो खारे पानी की झील है और इसका 2/3 हिस्सा चाइना में, 2/3 इसका हिस्सा कहाँ है? चीन में है। 2020 में गलवान घाटी विवाद हुआ था भारत और चाइना के बीच। चाइना ने भारत के कुछ हिस्से तक आके यहाँ रोड बनाने का काम चालू किया था। उस टाइम पे ये झील बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी, पैंगोंग झील। और पैंगोंग झील है कहाँ? भारत के किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो बताइए। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ होगी ये? लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख सीमा टच करता है ना चाइना के साथ। तो पैंगोंग झील कैसी झील है? खारे पानी की झील है। और कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और इसका जो 2/3 हिस्सा है वो कहाँ है? चीन में। क्लियर? इतनी चीज़ें आपको याद रखना है।
और ये काफ़ी चर्चा में रही झील है पैंगोंग झील उस टाइम पे, तो इसके आने की संभावना है इस क्वेश्चन के। और याद रखिएगा खारे पानी की झील है, क्योंकि पूछता है ना वुलर कैसी झील है, चिल्का कैसी झील है, खारे पानी की मीठे पानी की, तो ये जो पैंगोंग झील है वो खारे पानी की झील है कहाँ, लद्दाख में स्थित है। किसके साथ विवाद है पैंगोंग झील पे, चाइना के साथ विवाद था, जो LAC की जो सीमा है वहाँ पे LAC सीमा। चलिए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, बताइए। पानीपत का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ था। देखिए, आप सबको पता है इतिहास में हुए ये जो युद्ध हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से तराइन, पानीपत, प्लासी, बक्सर, ये सारे युद्ध और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसके आने की संभावनाएं भी। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो किसके बीच हुआ था, अकबर हेमू, बाबर इब्राहिम लोधी, मराठा अहमद शाह अब्दाली, अकबर और महाराणा प्रताप। और आपके पास इसके लिए आधा सेकंड से भी कम का समय है, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है ये कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था। तो देखिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सबसे पहले आपको ये याद रखना है कब हुआ था, 1761 में हुआ था। सबसे बड़ी बात सन याद रखना जरूरी है, कब हुआ था, 1761 में। किसके किसके बीच हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। कहीं कहीं ये भी आता है मराठा और अफगानों के बीच, तो अहमद शाह अब्दाली जो है वो अफगान ही था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मराठे और अहमद शाह अब्दाली या लिखा आए अफगान, तो ये भी सही है, मराठे और अफगानों के बीच हुआ था, या मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। कब हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 1761 में। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं कि जब 3 पानीपत के युद्ध प्रमुख हुए हैं तो हम तीनों एक जगह पढ़ लें ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। बिल्कुल हम पढ़ेंगे। देखिए, बाबर और इब्राहिम लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था 1526 में पानीपत का पहला युद्ध। कब हुआ, 1526 ईस्वी में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, और इब्राहिम लोधी लड़ते हुए मारा गया। दूसरा कब हुआ, जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ वो हुआ अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये तीनों पानीपत के युद्ध हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला पानीपत हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1526 ईस्वी में। दूसरा युद्ध कब हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। हेमचंद्र हेमू भी कहीं कहीं नाम आता है। और 1761 में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठों और अहमद शाह अब्दाली या मराठों और अफगानों के बीच में। तो पूछा था थर्ड बैटल, तो राइट आंसर हो जाएगा मराठों और अहमद शाह अब्दाली। लेकिन फर्स्ट भी याद रखना है कि 1526 में बाबर इब्राहिम लोधी, और सेकंड भी याद रखना है 1556 में अकबर और हेमू। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप, मैं ज़्यादा तो नहीं कह रही हूँ, 20 क्वेश्चन आने हैं ना सोशल साइंस के, 17, 18, 19 आप करके आ सकते हैं। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 20 में 20 भी सही हो जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने ढंग से चीज़ें पढ़ी हैं तो कुछ भी संभव। उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन की शपथ किसने दिलाई है। देखिए, सीपी राधाकृष्णन जी भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए, आप सबको पता चल गया। उनको शपथ किसने दिलाई, बेसिकली ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। बताइए, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। आप सबको पता है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। मान लीजिए ये नहीं पूछा, इसने घुमा के आंसर पूछा है, सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बने हैं, उन्हें शपथ किसने दिलाई। तो अगर आपको पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम किनका है, भारत के राष्ट्रपति का है। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम किसका है, शपथ दिलाने का काम भारत के राष्ट्रपति का है। तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन शपथ दिलाएंगी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी शपथ दिलाएंगी। ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे चीज़ें होती हैं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत की राष्ट्रपति कौन है इस समय, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो वही कराएंगी। ये भी पूछ सकता था डायरेक्टली कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन प्रदान दिलाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या लोकसभा अध्यक्ष। तो आप वहाँ पे ही लगा के आते कि राष्ट्रपति शपथ दिलाने का काम करते हैं। और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 63 मैंने बताया उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। 64 बताता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। आप सबको पता है कि राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है,
राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति ही करते हैं। तो किस आर्टिकल में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे? किस आर्टिकल में कहा गया है? तो वो कहा गया है आर्टिकल 64 में। मान लीजिए सवाल आ जाएगा उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करेंगे या राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये किस आर्टिकल में है संविधान के? तो आप लगा के आ जाएंगे अब कि आर्टिकल 64 में ये प्रावधान है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे या राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। क्लियर? और 65 में क्या है? आर्टिकल 65 हमें बताता है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कैसे काम करेंगे। मान लीजिए राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई, उन्होंने पद त्याग कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कैसे काम करेंगे? उपराष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति के रूप में उनके जो कार्य होंगे वो उनका वर्णन आर्टिकल 65 में किया गया है कि मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने किन्हीं कारणवश पद त्याग कर दिया तो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो अब काम कौन करेगा? तो अब काम उपराष्ट्रपति करते हैं राष्ट्रपति का। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करते हैं तो उसका वर्णन है आर्टिकल 65 में। ये आर्टिकल 65 हमें बताता है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किन्हीं भी कारणों से या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या पद त्याग कर देते हैं, वो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। वही आर्टिकल 65 में बताया गया है। हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आर्टिकल्स हम जानते जाएंगे उपराष्ट्रपति जी के से रिलेटेड। आर्टिकल 66 बताता है उनके चुनावों के बारे में। आर्टिकल 66 हमें उपराष्ट्रपति के चुनावों की प्रक्रिया के बारे में बताता है, जो मैंने आपको बताया कि उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं। उसका वर्णन आर्टिकल 66 में है उपराष्ट्रपति के चुनावों का। तो कभी आए कि चुनाव किस में है तो 66 में है। क्लियर? तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति, या और वर्तमान राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। और आर्टिकल 63 में उनके पद का वर्णन है। 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कैसे कार्य करेंगे। और 66 हमें उनकी चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता है उपराष्ट्रपति कि उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? चलिए थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ेंगे और ऐसे ही पढ़ने में आनंद आता है और मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगता है ऐसे कि जब कोई चीज़ जानी जाए तो पूरी तरीके से जानी जाए। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का प्रमुख कारण क्या था? आप सबको पता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बताइए। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 23 जून 1757 को ये डेट पूछी जाती है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 1757 ईस्वी को हुआ था। क्लियर? अब ये बताइए कि सिराजुद्दौला और किसके किसके बीच हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ा था? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। इनके बीच हुआ था और सिराजुद्दौला हार गया और क्लाइव जीत गया, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। अब सवाल पूछा है कि इसकी हार का क्या कारण था सिराजुद्दौला की? बल्कि सिराजुद्दौला कहीं ना कहीं बहुत बेहतर स्थिति में था। बंगाल, उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, वो बहुत बेहतर स्थिति में था। तो क्यों हार हुई? अंग्रेजों की सेना अधिक थी, नवाब की मृत्यु हो गई थी, मीर जाफर ने विश्वासघात कर दिया था, या जलवायु ऐसी थी? आप सबको पता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें जो मीर जाफर था वो कमांडर चीफ था, यानी सेनापति था, या कहीं कहीं वर्णन मिलता है कमांडर चीफ था, कहीं कहीं कहा जाता है कि हाँ सेना में था। तो इसने सेनापति था, तो इसने क्या किया था? सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। और किस बात पे? कि जब सिराजुद्दौला की हार होगी तो बंगाल का नवाब बनाया जाएगा मीर जाफर, और अंग्रेजों ने किया भी वही। जब सिराजुद्दौला हार गया तो अंग्रेजों ने क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। हालांकि वो एक पपेट ही था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कंपनी बोलती थी वही मीर जाफर करता था। और इसने अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा व्यापार में छूट दी और बहुत ज़्यादा वहाँ स्थानीय स्तर पे टैक्स वसूलने और इन सब के अधिकार भी दे दिए। तो बेसिकली जो सिराजुद्दौला की हार का कारण था वो मीर जाफर का विश्वासघात था। क्लियर? सीधी सी बात है, अगर सेना है आपकी और उसका कोई सेनापति है मान लीजिए, और सेनापति ही आपके विरोध में आ जाए तो उसकी सेना भी उसके साथ हो लेगी।
तो जब सेना ही नहीं है तो युद्ध कैसा? तो कब हुआ था प्लासी का युद्ध? डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757 ईस्वी। ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। कभी कभी सवाल पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व प्लासी के युद्ध में किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये इंपॉर्टेंट नाम, क्लियर। और मीर जाफर के विश्वासघात के कारण प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का क्या अर्थ होता है? और मैंने आपको इन्फ्लेशन बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अभी पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया है कि इन्फ्लेशन कब आती। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का क्या अर्थ है? वस्तुओं की कीमतों में कमी, कीमतों में स्थिरता, कीमतों में वृद्धि या मुद्रा की आपूर्ति में कमी। और जिसने इन्फ्लेशन पढ़ा है अच्छे से, वो बहुत अच्छे से इसका आंसर बता पाएगा कि आखिर महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन क्या होती। महंगाई क्या होती है? सीधी सी बात है, शब्द में ही जाइए। महंगाई क्या है? महंगाई सीधे सीधे मुद्रास्फीति है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना। इन्फ्लेशन आना मतलब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना। मान लीजिए पूछ ले कि जब इन्फ्लेशन आता है, मुद्रास्फीति आती है, तो उसमें डिमांड ज़्यादा होती है या सप्लाई, और सप्लाई कैसी होती है? तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन तब आती है जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। तो सवाल पूछेगा कि मुद्रास्फीति की स्थिति में, इन्फ्लेशन की स्थिति में डिमांड, किसी भी वस्तु की मांग ज़्यादा होती है या कम होती है? और उसमें ऑप्शन दे देगा, ज़्यादा होती है, कम होती है, स्थिर होती है। तो अब आपको इन्फ्लेशन पता है तो आप तुरंत लगा के आएंगे कि जो मांग है वस्तु की, यानी कि जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है, और किसी वस्तु की जो सप्लाई है यानी कि आपूर्ति है वो कम होती है। और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जब इन्फ्लेशन आता है, महंगाई होती है, तो किसी भी वस्तु की जो मांग है वो हाइक पे चली जाती है और उसकी आपूर्ति कम हो जाती है। और वो समोसे वाला एग्जाम्पल आप सेट कर लीजिए उसको कि आपके मोहल्ले में एक समोसा बना रहा है, बहुत अच्छे समोसे हैं उसके, सब जा रहे हैं खाने, लेकिन वो सिर्फ 50 ही बना रहा है। तो उसकी आपूर्ति कम है समोसे की, लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो जब आपूर्ति कम है मतलब वो कम बना पा रहा है, लेकिन उसकी डिमांड हाई है, तो वो मनमर्जी पे देगा, वो 50 रुपये का भी एक समोसा दे सकता है। तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। तो जब महंगाई बढ़ गई तो सीधी सी बात है, महंगाई कब बढ़ी? जब किसी चीज़ की मांग ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है। तो क्वेश्चन दोनों तरह से पूछेगा कि मुद्रास्फीति की स्थिति में किसी भी वस्तु की मांग ज़्यादा होती है, कम होती है, स्थिर होती है? तो आप लगा के आएंगे ज़्यादा होती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में किसी भी वस्तु की जो आपूर्ति होती है वो कम होती है, ज़्यादा होती है, स्थिर होती है, आपूर्ति कम हो जाती है। क्लियर? और समोसे वाला तो याद रख लेना है दिमाग में। अगर एग्जाम हॉल में कन्फ्यूज़न भी होगा तो थोड़ा सा समोसा याद आ जाएगा कि मैं तो वहाँ समोसा खाने जाती हूँ या जाता हूँ और भैया कम समोसे बनाते हैं तो लाइन लगी होती है, तो फिर वो मनमर्जी में देते हैं कि हम 50 का ही समोसा बेचेंगे। तो महंगाई तो बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि उनकी मांग ज़्यादा है भाई और सप्लाई वो कम दे पा रहे हैं। तो आप राइट आंसर लगा के चले आएंगे कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या मांग में वृद्धि और आपूर्ति में कमी। क्लियर? चलिए, थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे तो बार बार कन्फ्यूज़न नहीं होगा चीज़ों। आंग्ल मैसूर युद्ध इंपॉर्टेंट युद्ध है कि नहीं है? वही पूछा गया है कि टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था। बताइए, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? जल्दी बता दीजिए, टीपू सुल्तान कब मारा गया? मैसूर से बिलोंग करता है ना टीपू सुल्तान। किस युद्ध में मारा गया था? किस युद्ध में मारा गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? जल्दी बता दीजिए कि टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था। आप टेस्ट दे रहे हैं, आपको मैं बार बार याद दिला रही हूँ इस चीज़ को कि टेस्ट चल रहा है। देखिए, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, इससे सवाल आने की संभावना है। हिस्ट्री में बहुत संभावना होती है और जो संधियां होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1767 से 1769 के बीच। और इसमें कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि। ये संधियाँ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी। तो पहले में हुई थी मद्रास की संधि, दूसरे में हुई थी मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि, तीसरे में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथे में संधि की बात ही नहीं थी क्योंकि टीपू सुल्तान, इस चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था और मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी अंग्रेजों की और अंग्रेजों के अधीन आ गया था मैसूर।
तो ये चारों युद्ध इंपॉर्टेंट हैं, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, और यहाँ होने वाली संधियाँ, और इस संधियों का एक मैं कोड बता देती हूँ आपको जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। संधियों का कोड है मामा श्री, मामा श्री, इन संधियों का कोड। पहले माँ से है मद्रास, दूसरे से है मंगलौर, श्री से है श्रीरंगपट्टनम, और चौथे में तो टीपू सुल्तान मारा ही गया था। और इसके बाद अंग्रेजों की सहायक संधि मैसूर ने स्वीकार की और अंग्रेजों के अधीन आ गया मैसूर। क्लियर। फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित था टीपू सुल्तान, जोकोबियन क्लब का मेंबर भी था, स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। सवाल पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में ऐसा कौन सा सुल्तान था जो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था या जो जोकोबियन क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान। जिसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया? टीपू सुल्तान। नेपोलियन से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? अब क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? और जिन्होंने पहले बता दिया था तो वो तो बधाई के पात्र हैं। तो टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? टीपू सुल्तान मारा गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। और जैसे ही टीपू सुल्तान की यहाँ मृत्यु हुई तो मैसूर ने सहायक संधि अंग्रेजों की स्वीकार कर ली थी। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 के बीच हुआ था, और इसमें हुई थी कौन सी संधि? पहले में मद्रास की संधि। पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में के दौरान कौन सी संधि हुई थी? मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम। तो आप लगा के आएंगे पहले में मद्रास की हुई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 80 से 84, 1780 से 1784 के बीच। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई? मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम। तो दूसरे में हुई थी मंगलौर की संधि। तीसरा युद्ध हुआ 1790 से 1792 ईस्वी के बीच, और क्या कौन सी संधि हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो पहले में हुई मद्रास की, दूसरे में हुई मंगलौर की, और तीसरे में हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 ईस्वी में, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। और इसके बाद अंग्रेजों की सहायक संधि किसने स्वीकार कर ली थी? मैसूर ने। तो 67 to 69 फर्स्ट, 1780 से 84 दूसरा, 90 से 92 तीसरा, और 1799 चौथा। और पहली है मद्रास की, दूसरी है मंगलौर की, तीसरी है श्रीरंगपट्टनम, और चौथी में तो मारा ही गया था वो। क्लियर। चलिए, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए। उपराष्ट्रपति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए? बताइए, जल्दी बताइए। 25, 30, 35, 40। देखते हैं, टेस्ट चल रहा है, देखते हैं कितने सही आपके आंसर्स होते हैं। कमेंट में बताना है। और ये भी आप लोग नहीं बताते हैं कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं। मैं बोलूँगी नहीं तो आप बताएंगे भी नहीं। बताना है कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। अपने मोहल्ले का नाम लिखिए, चाहे अपने गाँव का नाम लिखिए, अपने शहर का, अपने राज्य का, लेकिन लिखिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस मोहल्ले से देख रहे हैं। चलिए ये भी लिखिए, किस गली से देख रहे हैं वो भी बताइए। तो बताइए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35। बिल्कुल सही। जिन्होंने 35 लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस में है? आर्टिकल 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 हमें ये बताता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। राज्यसभा के पदेन सभापति, राष्ट्रपति के सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 64 में। क्लियर। आर्टिकल 64 हमें बताता है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन काम करेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे, और ये है आर्टिकल 64 में। 65 हमें बताता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में क्या काम करेंगे। जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी या वो त्याग पत्र दे देंगे तो उसके बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कैसे काम करेंगे या क्या कार्य करेंगे, तो वो है आर्टिकल 65 में। 66 हमें बताता है उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में। ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं आपके उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में। 67 हमें बताता है उनके कार्यकाल के बारे में कि जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितने साल का होगा? 5 सालों का होगा। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं किनसे रिलेटेड? उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। कि उपराष्ट्रपति का पद किस में है? उपराष्ट्रपति का पद आए तो आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का एक पद होगा।
64 हमें बताता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल में बताया गया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। तो किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 64 में कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करेंगे। 64 राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु, त्यागपत्र या उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं कौन? भारत के उपराष्ट्रपति। और वही वर्णन 65 में। 66 हमें उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता है। 67 हमें उनके कार्यकाल के बारे में बताता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। क्लियर? कुछ आर्टिकल्स और भी हैं, जैसे 68 उनकी पदरिक्त के बारे में बताता है। 69 उनकी शपथ का वर्णन करता है, शपथ के बारे में किनकी? उपराष्ट्रपति की। अच्छा चलिए मैं आप ये बताइए कि राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में? चलिए कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति की शपथ किस में है। उपराष्ट्रपति की शपथ तो 69 में है, राष्ट्रपति की शपथ किस में? बताइए कमेंट करके। और इस वीडियो को शेयर करना है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी चीज़ें आसानी से प्रोवाइड हो सके बिना कोई पैसे दिए। फ्री की क्लास है, आप आराम से पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, वो भी पढ़ें। और हाँ, जिन्होंने जो उनका थोड़ा सा ये कंसर्न है कि वीडियो का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है, वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है क्योंकि बेल आइकॉन नहीं दबाया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें इस वजह से नहीं आ रहा है कि उन्होंने बेल आइकॉन नहीं दबाया है। अब बेल आइकॉन दबा लेंगे, वीडियो अपलोड होगा, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 ईयर्स। और ये आर्टिकल्स याद रखिएगा। 63 उनके पद को, 64 राज्यसभा के पदेन सभापति, 65 वो राष्ट्रपति के रूप में कैसे काम करेंगे, 66 में उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ। क्लियर? आपको ये बताना है कि उपराष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में, राष्ट्रपति की जो शपथ है वो किस आर्टिकल में। पुलिकट झील किन राज्यों में स्थित है? बताइए, पुलिकट झील किन राज्यों में है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा। आधा सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए पुलिकट झील कहाँ है, जल्दी बताइए। पुलिकट झील किन राज्यों में है? बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में इसका हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा है रादर देन तमिलनाडु। तो पुलिकट झील कहाँ स्थित है? पुलिकट झील स्थित है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। और कहाँ है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहाँ है? ये तट पूछे जाते हैं कि कोरोमंडल तट भारत में किस ओर है, पश्चिम की ओर है या पूर्व की ओर। तो याद रखिएगा कि जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट वो के कहाँ है? पूर्व में। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट कहाँ है, लोकेशन पूछ ली जाती है आपकी ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी है ना, आप में आपका सिलेबस का पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी। ये सवाल पूछ लेगा कि कोरोमंडल तट भारत के पूर्वी भाग में है या पश्चिम भाग में है। तो किस भाग में दिख रहा है आपको? पूर्वी भाग में दिख रहा है। आपने देखा है, अगर आपने क्लास ली है, आपको रिवीजन हुआ है, आप लगा के चले आएंगे पूर्वी भाग में है। कोंकण तट कहाँ है, मालाबार तट कहाँ है, तो जान लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो कोंकण तट है, कोंकण तट है महाराष्ट्र से गोवा के उत्तरी भाग तक, गोवा के उत्तरी भाग तक। फिर यहाँ आ जाता है मालाबार तट, मालाबार तट। और मालाबार तट कहाँ है? गोवा के दक्षिणी भाग से केरल तक। गोवा के उत्तरी भाग तक ये था, फिर गोवा के दक्षिणी भाग से केरल तक है मालाबार तट। तो सवाल कभी आ जाए कि मालाबार तट भारत के पश्चिमी हिस्से में है या पूर्वी, तो पश्चिमी हिस्से में। और दक्षिण भाग में है, कहाँ से कहाँ तक? गोवा से लेके, गोवा के दक्षिणी भाग से लेके केरल तक। कोंकण तट पश्चिमी भाग में है कि पूर्वी भाग में? तो पश्चिमी भाग में है, महाराष्ट्र से लेके गोवा के उत्तरी भाग तक है। कोरोमंडल तट, ये सवाल तो पूछा गया सवाल है कि कोरोमंडल तट है वो भारत के पश्चिमी भाग में है कि पूर्वी भाग में है। तो आपको लगा के आना है कि कोरोमंडल तट भारत के पूर्वी भाग में। और जो लोग कंफ्यूज थे, जिन्होंने ये पढ़ा तो है लेकिन उन्हें नहीं पता है कि कौन सा तट कहाँ है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि पूर्व में है या पश्चिम में है। तो कोंकण तट पश्चिम में है, मालाबार तट पश्चिम में है, कोरोमंडल तट पूर्वी भाग में। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? महाराष्ट्र से लेके गोवा तक है, गोवा के उत्तरी भाग तक, गोवा का उत्तरी भाग वहाँ है कोंकण तट। और गोवा के दक्षिणी भाग से लेके केरल तक क्या है? मालाबार तट। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? मैंने इसलिए ये तट बताए हैं क्योंकि मुझे याद आ गया कि ये क्वेश्चन पूछा था
MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में है, पूर्व में, पश्चिम में। तो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि अरे तट तो पढ़े हैं लेकिन कौन सा तट कहाँ है। तो याद रखिएगा कोंकण तट और मालाबार तट पश्चिम भाग में है, कोरोमंडल तट पूर्वी भाग में। और जितनी बार मैं ये चीज़ रिवाइज करती हूँ ना, आपके दिमाग में वो चीज़ जाती है। जब आप एग्जाम हॉल में चीज़ें देखते हैं तो यही बोला हुआ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा है वो आपको याद आता है। आपने ये जो विजुअल देखा हुआ है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन चुका है। तो जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ये विजुअल आपको आएगा कि हमने कहीं पढ़ा है कि कोरोमंडल तट तो इधर था, कोंकण तट उधर था, मालाबार तट उधर था। थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। जिन्होंने क्लास फर्स्ट बार देखी है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए। उस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में कुछ मैराथन क्लासेस हैं। उस मैराथन क्लासेस में भी हमने इसी तरह के MCQ सॉल्व करवाए हैं। और यही MCQ, इसी तरह के MCQ 100+ क्वेश्चंस हैं एक वीडियो में। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब है उसमें, अलग अलग क्लासेस में। तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है। एग्जाम के पहले ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो पुलिकट झील किन राज्यों में है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा इसका हिस्सा जाता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की पहली कौन सी है? कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़े। कैश रिजर्व रेशियो CRR, मैंने आंसर ही बता दिया आपको, बताइए। चलिए कोई बात नहीं। CRR का फुल फॉर्म क्या है? CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रेडिट रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, करंट रेट रेशियो, सेंट्रल रिजर्व रेशियो। आपके पास आधा सेकंड का टाइम है, बताइए CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आपको एक SLR बताया था, याद है इकोनॉमिक्स की क्लास में? अरे जब हम लोग यही प्रैक्टिस कर रहे थे, जो हमने ये आज हमारा 8वां टेस्ट है ना, इन 8 टेस्ट में किसी टेस्ट में हमने SLR भी जाना था। SLR क्या होता है? आज हम CRR जानेंगे। देखिए CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये वो रेशियो होता है, वो ये जमा राशि होती है, जमा राशि होती है जो बैंकों को कहाँ रखनी होती है? RBI के पास नगद रूप में। बैंकों को RBI के पास रखनी होती है नगद रूप में। तो ये तो हो गया कैश रिजर्व रेशियो, कि बैंक पैसा, एक निश्चित पैसा रख रहे हैं किसके पास? RBI के पास रिजर्व फॉर्म में। ये होता है मतलब एक निश्चित जमा राशि जो किसी भी वाणिज्यिक बैंक को RBI के पास जमा रखनी ही रखनी होती है, अन्यथा वो अपने बैंक का संचालन नहीं कर सकते। क्लियर? चाहे आप सिक्योरिटी पर्पस से मान लीजिए, चाहे आप किसी पर्पस से मान लीजिए। मान लीजिए मैं कोई एक बैंक चला रही हूँ, आप कोई एक बैंक चला रहे हैं, तो आपको एक निश्चित जमा राशि किसके पास रखनी होगी? RBI के पास नगद रूप में रखनी होगी, चाहे वो आप उसका सिक्योरिटी मानिए या कुछ मानिए। वही कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। और दूसरा मैंने बताया था SLR, कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं यहीं पे बता देती हूँ कि दूसरा मैंने आपको एक SLR बताया था। SLR वो अमाउंट होता था, वो जमा राशि होती थी जो बैंकों को खुद के पास रखनी होती है रिजर्व रूप में, जो बैंकों को स्वयं के पास रखनी होती है, स्वयं के पास। और यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, स्वयं के पास रिजर्व रखनी होती है। सवाल ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमाउंट, कौन है किस पॉलिसी के तहत अमाउंट बैंक अपने पास रखते हैं? SLR दे देता है और CRR दे देता है, और लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। CRR के तहत बैंकों को पैसा किसके पास जमा करना होता है? RBI के पास। कैश रिजर्व रेशियो CRR के तहत बैंक एक निश्चित जमा राशि RBI के पास जमा करते हैं, जबकि SLR के तहत बैंक स्वयं के पास वो जमा राशि रखते हैं, चाहे वो सोने के रूप में हो, नगद के रूप में हो, या प्रतिभूतियों यानी कि सिक्योरिटीज़ के रूप में हो। तो SLR और CRR में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। एग्ज़ाम हॉल में आएगा कि ऐसा कौन सा अमाउंट है जो बैंक अपने पास रखते हैं, तो वो है SLR। SLR के कारण बैंक स्वयं के पास अपना पैसा रिजर्व रखते हैं। एक निश्चित जमा राशि बैंकों को अपने पास रिजर्व रखनी होती है, सोने के रूप में, नगद के रूप में या सिक्योरिटीज़ के रूप में, वो कहलाती है SLR। और एक निश्चित जमा राशि बैंकों को RBI के पास जमा करनी होती है, और वो कहलाती है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। तो याद रखिएगा CRR और SLR। CRR में RBI के पास जमा होता है पैसा बैंकों द्वारा, और SLR में वो स्वयं के पास रिजर्व रखते हैं।
अब CRR और SLR का यूज़ क्या होता है, देखिए क्या यूज़ होता है। इन्फ्लेशन बढ़ी, इन्फ्लेशन कब बढ़ती है महंगाई, जब डिमांड हाई होती है, ठीक है, बताया मैंने, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम। डिमांड ज़्यादा कब होती है किसी चीज़ की, जब वस्तु व्यक्ति के हाथ में पैसा होता है। मेरे हाथ में पैसा है तो मुझे लगेगा कि मेरे हाथ में पैसा है तो मैं ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, ये भी ले लूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी। अब मेरे हाथ में जब पैसा है तो मैं क्या करूँगी, मैं डिमांड बढ़ाऊँगी किसी चीज़ की। भाई मेरे हाथ में 4,000 रुपये हैं तो मैं मार्केट में जाके शॉपिंग करूँगी, मेरे हाथ में नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। तो मुझे पैसे किसने दिए, मुझे पैसे दिए इस बैंक ने। मुझे पैसे देने वाला कौन है, बैंक। बैंकों को पैसा कौन दे रहा है, बैंकों को पैसा दे रहा है RBI। तो RBI क्या करता है, इन नीतियों के तहत SLR और CRR को बढ़ा देता है, कभी कभी घटा देता है। अब देखिए, इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन में डिमांड हाई गई। जब इन्फ्लेशन होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है। डिमांड ज़्यादा कब होती है, जब व्यक्ति के हाथ में होता है पैसा। अब इन्फ्लेशन कम करना है तो डिमांड कम करो, अगर महंगाई कम करवाना है तो आपको डिमांड कम रखनी पड़ेगी। डिमांड कम रखनी है तो व्यक्ति के हाथ से पैसा खींचो। व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को पैसा कौन दे रहा है, व्यक्ति को पैसा दे रहा है बैंक। तो अब एक काम करो, बैंकों के पास पैसा कम करो। तो RBI क्या करता है, कहता है कि हमने CRR को बढ़ा दिया। मतलब पहले अगर बैंक RBI के पास 4,000 रुपये जमा करते थे तो अब RBI ने CRR बढ़ा दिया, मतलब कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया, तो अब बैंकों को 8,000 रुपये जमा करना है। तो जो 4,000, मतलब पहले वो 4,000 जमा करते थे RBI के पास, 4,000 उनके पास रहता था और वो आम आदमी को दे देते थे लोन, जैसे मुझे उन्होंने दे दिया। अब उसी 4,000 की मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, डिमांड बढ़ा रही हूँ मार्केट में। अब क्या कर रहा है RBI, कह रहा है कि अब CRR के थ्रू आप 8,000 रुपये अपने पास रखो, मतलब हमें दोगे बैंक। तो अब बैंक मुझे पैसे नहीं दे पाएगा क्योंकि बैंक के पास खुद नहीं है। बैंक पहले 4,000 रुपये दे रहा था, अब बैंक को 8,000 रुपये RBI के पास जमा करने हैं, तो अब कहाँ से मुझे वो पैसे दे देगा, उसके पास पैसे ही नहीं है, उसको यहाँ पे जमा करने हैं पैसे। तो मेरे हाथ में जब पैसा कम आएगा, आम जनता के हाथ में पैसा कम होगा तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। जब पैसा नहीं है तो डिमांड क्या बढ़ाएंगे जाके मार्केट में। आपके हाथ में पैसा ना हो तो आप मार्केट चले जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। बस यही होता है कि CRR क्या करता है, RBI इन्फ्लेशन में बढ़ा देता है। सवाल पूछा जाता है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो जो RBI है वो CRR को बढ़ाता है या घटाता है, तो वो CRR को बढ़ा देता है। तो जैसे ही CRR को उसने बढ़ाया तो बैंकों को अब ज़्यादा पैसा RBI के पास जमा करना है, तो बैंकों के खुद के पास पैसा कम है। जब बैंकों के खुद के पास पैसा कम है तो वो आम जनता को पैसे कम देगा, लोन कम देगा। जब आम जनता को लोन कम देगा तो जनता के हाथ में पैसे कम है तो जनता डिमांड नहीं बढ़ाएगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। और सेम चीज़ होती है SLR के थ्रू। SLR में बैंकों को खुद के पास पैसा रखना होता है। तो अब RBI कहता है कि अब SLR हम बढ़ा रहे हैं। अभी तुम अपने पास 2,000 रुपये रख रहे थे, अब तुम अपने पास 4,000 रुपये रिजर्व रखोगे। अब तुम आम जनता को पैसे नहीं दोगे, अब तुमको 4,000 रुपये अपने पास रखना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो अब RBI ने क्या किया, SLR बढ़ाया। जैसे ही SLR बढ़ाया, बैंकों को अपने पास पैसा ज़्यादा रखना है तो वो आम जनता को क्या पैसे दे पाएगा, उसको तो खुद के पास पहले इतना रखना है। तो जब आम जनता को नहीं देगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी। ये होता है पूरा मैकेनिज्म इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का। तो जो CRR हैं और SLR हैं वो RBI की मौद्रिक नीति का एक हिस्सा होते हैं। रेपो रेट RBI की मौद्रिक नीति का हिस्सा है कि रेपो रेट बढ़ाता है RBI जब इन्फ्लेशन आता है। रेपो रेट क्या होती है, एक ब्याज दर होती है जिसमें बैंक RBI से पैसा उधार लेते हैं। तो जब रेपो रेट बढ़ा देता है RBI, ब्याज दर बढ़ा देता है, तो ज़्यादा ब्याज पे पैसे लेने जाएगा कोई किसी व्यक्ति से, नहीं जाएगा। तो बैंक भी हाई रेपो रेट यानी कि हाई ब्याज दर पर RBI से पैसे लेने नहीं जाते। जब RBI से वो पैसे लेने नहीं जाते हैं तो बैंकों के पास पैसा नहीं होता है, तो वो आम जनता को लोन नहीं देते हैं। जब आम जनता के हाथ में पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं है, तो जो महंगाई थी वो अपने आप कंट्रोल हो गई। और मान लीजिए इकॉनमी बूस्ट नहीं कर रही है, नहीं हो रहा है, ज़्यादा इकॉनमी रन नहीं कर रही है, तो RBI क्या करता है, तुरंत रेपो रेट घटाता है। जब ब्याज दर घट गई, बैंक दौड़ के गए कम ब्याज दर पे RBI के पास पैसा लेने। RBI से पैसा उठाया, आम जनता को लोन दिया, आम जनता को भी कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिला, आम जनता भी दौड़ के गई बैंकों से पैसा लेने। अब जब आम जनता कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे लेगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ाएगी, तो इकॉनमी बूस्ट करेगी। और ये होता है पूरा इकोनॉमी का मैकेनिज्म। जो कौन कंट्रोल करता है, भारत का केंद्रीय बैंक, जिसे हम किस किस नाम से जानते हैं, RBI के नाम से। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लोगों को, मुझे ये नहीं पता है क्यों टफ लगता है इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आपके डेली लाइफ का पार्ट है वो। आप डेली कुछ ना कुछ खरीदने जा रहे हैं, आप डेली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स सच में, मुझे तो जैसे लोग कहते हैं मैंने एक मैराथन क्लास ली है, उसे आप जाके देखिएगा, सब कहते हैं दूसरी क्लास लाइए, दूसरी क्लास लाइए। मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर मैं एक मैराथन क्लासेस आपके एग्जाम के पहले प्रयास करूँगी इकोनॉमिक्स की लाऊँ, जिसमें जो और छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं वो भी आपको कवर कराने का प्रयास करूँगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? CRR का कैश रिजर्व रेशियो। चलिए, अंग्रेजों और सिखों के बीच कुल कितने युद्ध हुए थे? बताइए, अंग्रेजों और सिखों के बीच कुल कितने युद्ध हुए थे? आंग्ल सिख युद्ध आने हैं आपके पेपर में। सिख धर्म भी आपकी हिस्ट्री का पार्ट है और युद्ध तो है ही। अंग्रेजों और सिखों के बीच कितने युद्ध हुए थे टोटल? जल्दी बता दीजिए। अंग्रेजों और सिखों के बीच टोटल हुए थे 2 युद्ध। 2 युद्ध हुए थे अंग्रेजों और सिखों के बीच। कब कब? एक फर्स्ट हुआ था 1845 से लेके 46 और दूसरा हुआ था 1848 से 49। पहले में हुई थी लाहौर की संधि। लाहौर की संधि, इसके तहत कुछ भाग सिखों का अंग्रेजों के पास चला गया था पहले आंग्ल सिख युद्ध में, और दूसरे युद्ध में तो पूरी तरह से हो गया था 1849 में विलय पंजाब का। अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो गया था पंजाब का 1849 में। तो टोटल 2 युद्ध हुए हैं अंग्रेजों और सिखों के बीच। कब कब? पहला युद्ध हुआ है 1845 से लेके 46 के बीच में, और उसमें कौन सी संधि हुई थी? लाहौर की संधि। पूछा जाता है कि पहले आंग्ल सिख युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो पहले आंग्ल सिख युद्ध में हुई थी लाहौर की संधि। और दूसरा युद्ध हुआ था 1848 से लेके 49 में, और यहीं पे 1849 में पूरी तरह से पंजाब का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया था। क्लियर? चलिए, तो कितने टोटल युद्ध हुए थे? 2। पहले में सिख साम्राज्य का थोड़ा सा कुछ हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो वो समाप्त ही हो गया था 1857 के बाद। जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा शासन था भारत का, वो ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया था। तो उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया था पंजाब का थोड़ा सा हिस्सा, और दूसरे युद्ध में 1848 से 49 के बीच में फाइनली विलय हो गया पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में। कब? 1849। तो टोटल 2 युद्ध हुए थे। पहले में हुई थी लाहौर की संधि। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? नेशनल इनकम का भारत में प्रमुख स्रोत कौन सा है? जल्दी बता दीजिए। भारत में नेशनल आय का, राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है, विदेश व्यापार है। बताइए, कंफ्यूज मत होइएगा। भारत की अर्थव्यवस्था अब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नहीं रह गई है पूर्णतः। कहते हैं ना, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो पूर्णतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भारत की अब नहीं है। इसमें लग तो ठीक रहा है ना? मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि ब्लू आ रहा है कैमरे में। अब जैसा आ रहा हो आप लोग देख के बताइएगा। भारत में नेशनल आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो अब भारत की जो इकोनॉमी है वो कैसा हो गई है? वो सर्विस सेक्टर सेंट्रिक हो चुकी है। तो मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्विस सेक्टर बन चुका है। और सर्विस सेक्टर कौन कौन से होते हैं? देखिए, जैसे परिवहन, वो सेक्टर जो सेवा देते हैं, सीधी सी बात। सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र जो सेवा देते हैं, जैसे परिवहन है, संचार है, IT सेक्टर है, संचार में IT सेक्टर आ जाता है। तो भारत की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है, यानी कि तृतीय क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था है। तो भारत की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है और ये किस क्षेत्र में आता है? टर्सरी सेक्टर में। सेवा क्षेत्र किस सेक्टर का हिस्सा है? तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान का किसका है? वर्तमान में सेवा क्षेत्र का। और सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है? परिवहन है, संचार है और बैंकिंग है, जिसमें सेवाएं दी जाती हैं, सीधी सी बात है। बैंकिंग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। तो भारत की अर्थव्यवस्था अब कैसी हो गई है? सेवा क्षेत्र आधारित हो गई है, यानी कि तृतीय क्षेत्र पे आधारित है। कृषि किस क्षेत्र में आता है? बताइए, कृषि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। पूछ लेता है, कंफ्यूज मत होइएगा। उद्योग विनिर्माण द्वितीयक, सेकेंडरी, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। और सर्विस सेक्टर है तृतीय क्षेत्र का हिस्सा। तो भारत में राष्ट्रीय आय का वर्तमान में प्रमुख स्रोत कौन बन गया है? सर्विस सेक्टर।
सर्विस सेक्टर किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। सर्विस सेक्टर में आते क्या क्या है? परिवहन है, संचार है, आईटी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बैंकिंग है। कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्विस सेक्टर का पार्ट नहीं है? परिवहन, संचार, कृषि, शिक्षा, बैंकिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि कृषि पार्ट नहीं है सर्विस सेक्टर का, क्योंकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। ये भी दे देगा निम्नलिखित में से सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? परिवहन, संचार, बैंकिंग, उद्योग या विनिर्माण। तो आपको पता है कि उद्योग या विनिर्माण वाला जो सेक्टर है वो द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है, ना कि तृतीयक क्षेत्र का। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। एक सवाल है, मुझे एग्जाम का नाम नहीं याद आ रहा है, कौन से एग्जाम में पूछा था, ये सवाल आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, सर्विस सेक्टर का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही कुछ ऑप्शन दिए थे और उसमें बीच में लिखा था कृषि, तो राइट आंसर था कृषि, क्योंकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। उद्योग द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी क्षेत्र में आती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है वर्तमान में? सर्विस सेक्टर का है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स आपने पढ़े, अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के किस आर्टिकल में? जल्दी बता दीजिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के किस आर्टिकल में? 52, 63, 66 और 80। अभी मैंने बताया आपको कि 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन, 64 हमें बताता है कि भारत के जो राज्यसभा के पदेन सभापति या राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। वो आर्टिकल 64 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। आर्टिकल 66 हमें चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता है, चुनाव प्रक्रिया के बारे में। और उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कैसी थी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि यही उल्टा राष्ट्रपति के चुनाव में ये मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन उपराष्ट्रपति में करते हैं। तो राष्ट्रपति की जो चुनाव का वर्णन है वो किसमें है? वो आर्टिकल 66 में किया गया है, निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन। क्लियर? उपराष्ट्रपति से रिलेटेड चीज़ें आनी हैं आपके एग्जाम में, और ये मैं पहले बता रही हूँ। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी बताइए। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? गुजरात तट, कोंकण तट, पूर्वी तट, पश्चिमी तट। चक्रवात क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा समुद्री तट के जो समुद्र कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तूफान आते हैं, यही कहलाता है चक्रवात। और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कोस्टल एरियाज़ का। बहुत ज़्यादा बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है, बहुत ज़्यादा तूफान आता है, आसपास के घर प्रभावित होते हैं, हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। तो वो कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? टेस्ट चल रहा है ना, मार्क्स तो बताने हैं लास्ट में आपको। कहाँ आता है बताइए? देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो सबसे ज़्यादा आते हैं पूर्वी तट में। और पूर्वी तट में भी कहाँ? बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा, बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा। अब ऐसा भी नहीं है कि अरब सागर में चक्रवात नहीं आते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अरब सागर में भी चक्रवात आते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में कंपैरेटिवली ज़्यादा आते अरब सागर में भी है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं, या अरब सागर के कंपैरेटिवली ज़्यादा चक्रवात आते हैं। और बंगाल की खाड़ी में ही क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी का भंडार। सवाल आ जाए बंगाल की खाड़ी ही क्यों, तो यहाँ क्या है? गर्म पानी का भंडार है जो चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करता है, चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करता है या चक्रवात को और इन्हेंस करता है और बढ़ाता है। तो बेसिकली भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? सबसे ज़्यादा आते हैं, याद रखिएगा, पूर्वी तट में आते हैं। और पूर्वी तट में कहाँ आते हैं? बंगाल की खाड़ी में आते हैं। ये बंगाल की खाड़ी। सवाल आ जाए कि बंगाल की खाड़ी में कहाँ आते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा क्यों आते हैं? तो ये आते हैं क्योंकि गर्म पानी का भंडार है, कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। और यही गर्म पानी का भंडार है जो चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करता है या चक्रवात को इन्हेंस करता है, चक्रवात को और बढ़ाने का प्रयास करता है। क्लियर? अरब सागर में भी आते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा आते हैं। आप पूर्वी तट और पश्चिमी तट तो पता है ना आपको भारत का, ये कहलाता है भारत का पश्चिमी तट और ये कहलाता है पूर्वी तट। पूर्वी तट यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी यहीं है। और पश्चिमी तट में क्या है? अरब सागर, अरब सागर। ये
तो बंगाल की खाड़ी में क्यों आते हैं सबसे ज़्यादा चक्रवात, बताइए। बंगाल की खाड़ी में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ गर्म पानी का भंडार, इस दिशा में पूर्वी भाग में है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पश्चिमी भाग में है अरब सागर। कभी कभी पूछा जाता है पश्चिमी भाग में अरब सागर है या पूर्वी, तो पश्चिमी भाग में है, यहाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी। मुझे आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि अरब सागर में कौन सा एक प्रमुख फेमस द्वीप पाया जाता है और बंगाल की खाड़ी में कौन सा एक प्रमुख फेमस द्वीप पाया जाता है। अलग अलग लिखिएगा कमेंट में, अलग अलग, कि अरब सागर में ये द्वीप है और बंगाल की खाड़ी में ये द्वीप है। इंपॉर्टेंट, चलिए जल्दी बताइए। तो कहाँ आते हैं चक्रवात सबसे ज़्यादा? पूर्वी तट में बंगाल की खाड़ी में। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्म पानी का भंडार पाया जाता है। लोनार झील किस प्रकार की झील है, बताइए। लोनार झील किस प्रकार की झील है? लोनार महाराष्ट्र में है ये। लोनार झील किस प्रकार की झील है? कृत्रिम झील है, ज्वालामुखी झील है, उल्का प्रभाव से बनी झील है या हिमानी झील है? आधा सेकंड का समय है, जल्दी बताइए। लोनार झील किस प्रकार की झील है? देखिए, लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और ये बनी कैसे थी? एक उल्का पिंड के टकराने से बनी, एक उल्का पिंड के टकराने के कारण बनी थी। तो महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो कैसे बनी, किस प्रकार की झील है? तो उल्का प्रभाव से बनी झील है। दूसरा सवाल, कैसी झील है? खारे पानी की, मीठे पानी की? तो खारे पानी की, ये सवाल पूछे जाते हैं। खारे पानी की है। तो लोनार झील कहाँ स्थित है? सबसे पहली बात, महाराष्ट्र में स्थित है। कैसे बनी? एक उल्का पिंड के टकराने से बनी है। और ये कैसी झील है? तो एक क्षारीय झील है या खारे पानी की झील है। क्लियर? और 2020 में इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया है। 2020 में इसे रामसर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है, रामसर स्थल। और ये झील की इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें एक कोई सूक्ष्म जीव पाया जाता है जिसके कारण ये अपना कलर गुलाबी रंग का भी कर लेती है ये झील, इसलिए भी लोनार झील इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी झील है जो अपना कलर गुलाबी कर लेती है उसमें उपस्थित एक सूक्ष्म जीव के कारण, तो वो कौन सी झील है? लोनार झील। इसका कलर कैसा हो जाता है? गुलाबी, गुलाबी रंग, इसके पानी का गुलाबी रंग हो जाता है इस झील का। तो बेसिकली लोनार झील कैसे बनी है? लोनार झील उल्का प्रभाव से बनी है या उल्का पिंड के टकराने से बनी है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, क्षारीय झील है। 2020 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया, रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। और इसमें सूक्ष्म जीव के कारण ये गुलाबी रंग की हो जाती है। और सूक्ष्म जीव का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, हेलो आर्किया करके कुछ ऐसा नाम था उसका, हेलो आर्किया सूक्ष्म जीव, उसके कारण इसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो सवाल आए कि ऐसी कौन सी झील है जो उल्का पिंड के टकराने से बनी है? तो लोनार है, वही झील है जो अपना रंग गुलाबी कर लेती है हेलो आर्किया नामक सूक्ष्म जीव के कारण। और क्षारीय झील है और 2020 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। क्लियर? चलिए, इंपॉर्टेंट झील है। मांग और आपूर्ति का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? डिमांड एंड सप्लाई का नियम किसके द्वारा दिया गया, जिसपे पूरी इकोनॉमिक्स टिकी? डिमांड एंड सप्लाई का नियम किसके द्वारा दिया गया? जल्दी बताइए। मांग और आपूर्ति का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, मार्शल केन्स। मांग और आपूर्ति का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बताइए, जिसपे पूरी इकोनॉमिक्स टिकी है, जल्दी बताइए। देखिए, आपको एक कहानी बताते हैं। एडम स्मिथ ने 1776 में दिया एक बाजार सिद्धांत का नियम, बाजार सिद्धांत का नियम। उस बाजार सिद्धांत के नियम में एडम स्मिथ ने सबसे पहले मांग आपूर्ति का एक सिद्धांत दिया, मांग आपूर्ति का एक सिद्धांत रखा। फिर एक व्यक्ति आते हैं मार्शल, इन्होंने एक बुक लिखी, या इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने कौन सी बुक लिखी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और इस बुक में इन्होंने पूरे विस्तार तरीके से या व्यवस्थित रूप से इस डिमांड और सप्लाई या मांग आपूर्ति के नियम का वर्णन किया। तो कहानी ये है कि मांग आपूर्ति का नियम सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया? तो देखिए, एडम स्मिथ ने 1776 में एक नियम दिया था, बाजार सिद्धांत का नियम। और उस बाजार सिद्धांत के नियम में उन्होंने मांग आपूर्ति के विचारों को शामिल किया था, उसमें विचारों को शामिल किया था। लेकिन जो मार्शल थे, उन्होंने अपनी एक बुक,
मार्शल की बुक कौन सी थी? एक बुक आई 1890 में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने इस मांग आपूर्ति के नियम को बहुत व्यवस्थित रूप से समझाया। तो ये जो व्यवस्थित रूप देने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? मांग आपूर्ति के नियम का मार्शल को जाता है। मैंने इसलिए आपको ये थोड़ा सा कहानी बता दी कि कंफ्यूज मत होइएगा। मांग आपूर्ति के विचार को सबसे पहले रखा तो था एडम स्मिथ ने। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है बताइए? तो एडम स्मिथ ने सबसे पहले मांग और सिद्धांत के, मांग और आपूर्ति के विचारों को रखा तो 1776 में, लेकिन उसे व्यवस्थित रूप देने का काम किसने किया था? मार्शल ने किया था। और मार्शल की बुक पूछ सकती है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये मार्शल की बुक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मार्शल की बुक याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें उन्होंने मांग आपूर्ति के नियम को व्यवस्थित रूप दिया था 1890 में। इसी वजह से राइट आंसर हो जाएगा मार्शल। लेकिन सबसे पहली बार किसने? एडम स्मिथ ने दिया था मांग और आपूर्ति का विचार अपने बाजार सिद्धांत के नियम में, लेकिन व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो मार्शल को जाता है। क्लियर? मार्शल की बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं आपके आज वर्तमान में या पहले के, उनकी बुक इंपॉर्टेंट हो जाती। और हमारे जो एडम स्मिथ जी हैं, इनकी भी बहुत एक फेमस बुक है। पता है आप सबको एडम स्मिथ की कौन सी बहुत ज़्यादा फेमस बुक है? कमेंट करिएगा। जितना ज़्यादा इंगेज रहेंगे पढ़ाई में उतना ही ज़्यादा अच्छा है। सवाल मैं इसलिए पूछती हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड चलता रहे। जितना ज़्यादा दिमाग चलता रहेगा, अच्छा ये फैक्ट, ये फैक्ट, ये फैक्ट, तो आपका दिमाग उतना मतलब काम करेगा। और जितना दिमाग को काम देंगे वो उतना ही अच्छा बेहतर रिजल्ट देगा आपको। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी कौन सी सहायक नदी है जो असम में माजुली द्वीप बनाती है? माजुली द्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, पूरे विश्व का, ना कि भारत का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? असम में, भारत। तो वही पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी कौन सी सहायक नदी है जो असम में माजुली द्वीप बनाती है? दिबांग, लोहित, सुबनसिरी और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तो बना ही रही है, उसने पहले ही बता दिया। उसकी कौन सी एक सहायक नदी है? जो सवाल पूछ रहा है वो पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र तो बना ही रही है, उसकी सहायक नदी कौन सी है जो बना रही? असम में माजुली द्वीप को। तो सवाल पूछ लेगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली द्वीप असम में, और ब्रह्मपुत्र नदी बना रही है इसको। एक नदी हमें पता है, दूसरी नदी बतानी है, जल्दी से बता दीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी और कौन सी सहायक नदी मिलकर असम में माजुली द्वीप बना रही हैं? तो वो है सुबनसिरी और ब्रह्मपुत्र। याद रखिए ये दो नदियां हैं, सुबनसिरी और ब्रह्मपुत्र मिलके विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना रही हैं, जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है। कौन सी दो नदियां? ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी। तो ये दोनों नदियां इंपॉर्टेंट हैं, पूछ ले। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। कहाँ स्थित है? असम में है। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी मिलकर बनाती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, आप सबको पता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र, सांगपो तिब्बत में। ऐसे फैक्ट हैं, और यही फैक्ट आपको एग्जाम हॉल में 20 में से 20 सोशल साइंस में दिलवा देंगे। अरुणाचल में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को, दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र, और तिब्बत में सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल किसी क्वेश्चन कभी आया हुआ क्वेश्चन है। सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और यही ब्रह्मपुत्र सुबनसिरी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में बनाती हैं। क्लियर? चलिए, तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में सांगपो नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। और सुबनसिरी और ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बना रही? तो अब आप सबको पता है कि माजुली द्वीप बना रही हैं असम में। उपराष्ट्रपति का वेतन किससे संबंधित होता है? जल्दी बताइए। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो उन्हें किस रूप में मिलता है? सवाल ये है। राष्ट्रपति के वेतन के बराबर, राज्यसभा के सभापति के रूप में, प्रधानमंत्री के वेतन के बराबर, या कोई वेतन नहीं? तो अब आप सब बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और ये किस आर्टिकल में? अभी मैंने बताया था कि राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 64 में।
कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और इन्हीं रूप में उन्हें मिलता है वेतन। तो उपराष्ट्रपति का वेतन किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलने वाले वेतन के बराबर है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे, इसका वर्णन है आर्टिकल 64 में। क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सभापति के सभापति के रूप में मिलने वाले कार्यों के बराबर, और इसका वर्णन है आर्टिकल 64 में कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे और उन्हें वेतन उसी रूप में दिया जाता है राज्यसभा के सभापति के बराबर। दक्कन का पठार किन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है? बताइए। ज्योग्राफी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दक्कन का जो पठार है वो किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है? आपको जिन्होंने पहले टेस्ट लगाए हैं उन्हें आप पता होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार। चलिए बताइए, दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, मिश्रित। 1 सेकंड का टाइम है, जल्दी बता दीजिए। दक्कन का पठार है जो बेसिकली आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना होता है। आग्नेय चट्टानें क्या है? देखिए, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर आप सबको पता है बहुत ज़्यादा ताप रहता है, हाई दाब रहता है, हाई प्रेशर रहता है, जिसके कारण होता है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार हुआ। ज्वालामुखी उद्गार जब हुआ तो बहुत सारे जो तत्व हैं या लावा है वो पृथ्वी पर ऐसे ऐसे ये लावा आके फैला। ये क्या है? ज्वालामुखी उद्गार में फैलने वाला लावा। अब जब ज्वालामुखी आया, ज्वालामुखी, और ये लावा फैला, अभी तो ये गर्म है। लावा क्या होता है? यहाँ पृथ्वी की सतह पर ही ठंडा हो जाता है, यहाँ नीचे नहीं जा पाता लावा। भाई यहाँ से ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, इससे यहाँ से लावा बाहर निकला। अब जो ये लावा बाहर निकला है तो ये क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर ही यहाँ ठंडा हो जाता है यहाँ पे, और जब ये पृथ्वी की सतह पर ठंडा हो जाता है तो ये बन जाती हैं मजबूत चट्टानें, और इन्हीं को कहा जाता है आग्नेय चट्टानें। कि जब पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी उद्गार होता है तो पृथ्वी की सतह से बहुत सारा लावा बाहर की ओर आता है। ये लावा बाहर की ओर आया, और जब ये लावा बाहर आके वापस ठंडा होता है तो यहाँ बन जाती हैं चट्टानें, और उन्हीं को कहा जाता है आग्नेय चट्टानें। और यही आग्नेय चट्टानें हैं जिन्हें जो ज्वालामुखी उद्गार से बनती हैं। सवाल एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था कि ज्वालामुखी उद्गार से कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या मिश्रित। तो लगा के आना था कि ज्वालामुखी उद्गार से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। तो जब हम कोई आंसर करते हैं, कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम एक क्वेश्चन बस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें ये भी पता चल रहा है कि आग्नेय चट्टानें क्या है, हमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर पता ही चल रहा है, और मल्टीपल चीज़ें एक जगह पता चल रही हैं। और ऐसे पढ़ाई करने का तरीका बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप जिन्हें चाहते हैं कि वो सिलेक्शन ले लें, जितने वनडे वाले बच्चे हैं, रेलवे हैं, एसएससी है, बैंकिंग है, जिन्हें जीएस में दिक्कत होती है, सिर्फ पोस्टर पे मत जाइएगा कि एमपी टेट के लिए ही क्लास है। एमपी टेट के लिए जो मैराथन क्लासेस मैंने जीएस की ली हैं, उन जीएस की क्लासेस को अगर आप अपने रेलवे, बैंकिंग इन एग्ज़ाम्स में भी जाके देख के आएंगे ना तो आपको अच्छा रहेगा। अगर आपके जीएस आना है, आपके जिस एग्ज़ाम में अगर आपने मैराथन क्लासेस देख ली हैं तो आपका जीएस का पार्ट बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। तो उन्हें देख लीजिएगा एक बार। कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स होते हैं, पुलिस के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी वो जीएस की जो प्लेलिस्ट है आपके लिए काम आने वाली, उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक जो आप सब मुझसे पूछते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, उसमें नई अपडेट्स मिल जाएंगी आपको। और फिर वही चीज़ की नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए वीडियोस का। तो दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों का बना है? आग्नेय चट्टानों का। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? जब भी ज्वालामुखी उद्गार पृथ्वी से होता है तो लावा ऊपर आता है पृथ्वी के। जब लावा ऊपर आता है तो जब वो लावा ठंडा होता है, धीरे धीरे बैठता है सतह पे, तो वो लावा ठंडा होकर पृथ्वी की सतह पर बैठ जाता है, और यही बन जाती हैं अवसादी चट्टानें। सीधी सी बात है, पृथ्वी के अंदर से बहुत सारा लावा निकला, जब वो लावा गर्म था तो वो फैल गया, और जब वो लावा ठंडा हुआ तो जो वो लावा फैला वो मजबूत हो गया, वो चट्टानों में परिवर्तित हो गया, और वही कहलाती हैं आग्नेय चट्टानें। और कभी सवाल आए कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण कौन सी चट्टानें बनती हैं, तो आग्नेय चट्टानें, और इन्हीं आग्नेय चट्टानों से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। क्लियर? चलिए, तो मुझे अब आशा है कि आपको अब आग्नेय चट्टानें पता चल गई होंगी। ये आपके थे क्वेश्चन, ये आपकी थी प्रैक्टिस सीरीज़। कल मैं कोशिश करूँगी कि साइंस का भी आपको टेस्ट आ जाए। साइंस के भी हमने 3 या 4
टेस्ट कर लिए हैं, उसकी भी कंटिन्यू सीरीज़ होगी आपके एग्जाम्स तक। साइंस की मैराथन क्लासेस भी डली हैं, जिनको नहीं पता है प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो साइंस की मैराथन क्लासेस हैं, मतलब कि आपको एक साइंस की वीडियो में, मैराथन क्लासेस में आपका एक साइंस की मैराथन क्लास है, उसमें आपको लगभग 100+ क्वेश्चंस और 150 क्वेश्चंस आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। आप जाएंगे तो आपको लिखा मिलेगा साइंस मैराथन क्लास, उस मैराथन क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एक जगह मिलेंगे, तो वो मैराथन क्लास भी जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कंटिन्यू करना है या नहीं। कल साइंस का वीडियो आएगा, और बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और आप सब जल्दी सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।